हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ई फाइलिंग के अंतर्गत ITR 1 कैसे फिलअप करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको आपकी वेबसाइट पर ई फाइलिंग साइट पर आपको जाना होगा। ई फाइलिंग पर जाने के लिए आपको सर्च में ई फाइलिंग ऑप्शन आएगा, ई फाइलिंग इनकम टैक्स। इसको क्लिक करने पर आपको फाइल मिल जाएगी जो है www.incometaxindia-efiling.gov.in। जब इसको आप ओपन करोगे तो इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की ये साइट आपको मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन है, इसको आप क्लोज कर दें। उसके बाद इस साइट पर आपको दिखेगा राइट हैंड साइड में ITR प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। इसे आपको ओपन करना है। इसे जब आप ओपन करोगे तो आपको ITR के विभिन्न फॉर्म्स मिलेंगे। ITR 1, 2, 3, 4 इसमें दिए हुए हैं। इधर असेसमेंट ईयर दिया हुआ है कि आपको कौन से असेसमेंट ईयर का ITR फॉर्म भरना है। करंट में अभी 2020-21 का फॉर्म भरना है। आपको भरने के लिए दो तरह के ऑप्शन हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और जावा के अंतर्गत। दोनों ही तरीकों से अपन इसको भर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के रूप में आप पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानेंगे। इसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए इसको क्लिक करिए। ये इधर आपका डाउनलोड हो गया। इसको आप ओपन करें। ओपन करने पर ये स्क्रीन आएगी। इसमें ITR 1 2020 इस फोल्डर को खोलें। इस फोल्डर में आपको ITR 1 2020 PR2.xl ये मिलेगा। इसको आप ओपन करें। इसको ओपन करने पर ये आपका ITR 1 आपके सामने है। ये ITR 1 को हम सहज के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये ITR 1 का फॉर्म कौन कौन भरेगा। असेसमेंट ईयर 2020.2021 के लिए कौन कौन एलिजिबल है। इसमें सबसे ऊपर लिखा है फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेजिडेंट। ऐसे व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अनुसार भारत में निवासी कहलाता है वो ये फॉर्म भर सकता है। लेकिन उसके साथ उसकी सीमाएं क्या हैं? उसकी कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसका आय का स्रोत वेतन हो। उसके पास एक मकान संपत्ति हो, एक से अधिक नहीं हो, और अन्य साधनों से उसको आय प्राप्त हो रही हो। जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, एक से अधिक मकान है, या वेतन से आय नहीं है, तो फिर वो ये ITR भरने के लिए उसे अन्य विकल्प का भी सहारा लेना पड़ सकता है। इसी तरह से उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये और बताया हुआ है ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंडिविजुअल जो किसी कंपनी में डायरेक्टर है या किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर में शेयर होल्डर है, तो उसको ये फॉर्म नहीं भरना है। अब आइए जिन व्यक्तियों को भरना उसमें कैसे कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखें, जो ब्लॉक कलर्ड हैं केवल वही आपको फिलअप करने हैं। जो प्लेन व्हाइट में है उसमें आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं भर सकते। पहला फर्स्ट नेम, आपका क्या नाम है वो भरेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये तीनों आप भरिए। उसके बाद आपका इस कॉलम में पेन नंबर आपको इंटर करना है। नेक्स्ट आधार नंबर 12 डिजिट का जो है उसको इंटर करना है। और यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो अगर आपने आधार के लिए एनरोलमेंट करा रखा है, आधार नंबर अभी अलॉट नहीं हुआ है, तो एनरोलमेंट की ID आपको यहाँ फिलअप करनी है।
उसके बाद अगला कॉलम आता है आपका एड्रेस। देखिए एड्रेस में आपका फ्लैट का डोर नंबर, ब्लॉक नंबर, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट, एरिया, शहर, आपका राज्य और कंट्री, उसका पिन नंबर क्या है, ये सब आपको इंफॉर्मेशन भरनी है। इधर आइए आप, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, दिन, महीना और ईयर के फॉर्मेट में। आपका सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, वो भरना है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप अगर वेतन भोगी हैं, आपकी आय वेतन से आई है, तो फिर आपको ये ऑप्शन फिलअप करना है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, यू आर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अन्य, पेंशनर्स या नॉट एप्लीकेबल। इनमें से आपके जो भी लागू होता है उसको आप सेलेक्ट करके आप फिलअप कर देंगे। जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो इसको क्लिक किया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट आ गया। अब इधर आइए, ये कॉलम जिसमें आपको क्रॉस क्रॉस दिख रहा है, ये कॉलम आपको बताता है कि यू आर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 7 प्रीव्यू टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फिनिश रिटर्न ऑफ इनकम। ये सेक्शन ये कहता है कि यदि आप कि आय के आधार पर ITR 1 भरने की आवश्यकता नहीं है, आपको ITR नहीं भरना है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी है जो आप अगर फिलफिल करते हैं तो आपको ITR भरना पड़ेगा। आपकी आय के आधार पर ITR नहीं भरना है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसकी वजह से आपको ये फिल करना है, तो फिर इसे यहां आपको सेलेक्ट करके यस करना है। अगर आप आय के आधार पर रिटर्न भर रहे हैं जिसमें इन कंडीशन का कोई महत्व नहीं है, तो फिर आपको यहां नो करना है। कंडीशंस क्या क्या हैं? क्या आपने पिछले साल गत वर्ष में 1 करोड़ रुपए या अधिक राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा कराई है? 1 or more current account during the previous year, अगर हाँ तो ये आपको भरना है। सेकंड, क्या आपने 2 लाख रुपए या उससे अधिक विदेश यात्रा पर व्यय किए हैं? आप अपने स्वयं के लिए व्यय किए या किसी अन्य के लिए व्यय किए? अगर आपने व्यय किए हैं 2 लाख रुपए तो आपको ये कॉलम में यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। इसी तरह से क्या आपने पिछले साल 1 लाख रुपए या अधिक बिजली के बिल का भुगतान किया है? कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग ₹1 लाख। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन में यस आता है तो फिर यह सेक्शन में आपको यस करते हुए भरना है, अन्यथा नो कर दीजिए, आपको इसको आगे फिलअप भरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब आपको आगे क्या भरना है? आपको भरना आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। अब फाइल्ड अंडर सेक्शन, यहां पर आपके विकल्प दिए हुए हैं। जब आप इसको क्लिक करोगे यहां तो आपको ऑप्शन मिलेंगे 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट। हर रिटर्न के फाइल करने की एक सरकार के द्वारा फिक्स्ड समय होता है, एक दिनांक होती है, उस दिन या उससे पहले तक अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपको ऑन और बिफोर डेट वाला ऑप्शन लेना है। अगर उस दिन आप भूल गए, लेट हो गए कोई भी कारण से, उस डेट के बाद में अगर भर रहे हैं तो फिर आपको सेक्शन 139(4) बिलेटेड ऑप्शन क्लिक करना होगा। अगर आपने टाइम पे भर दिया है लेकिन किसी कारण से रिवाइज्ड कर रहे हैं, उसमें आपको कोई कमियां लगी इसलिए आप बदलना चाह रहे हैं, कोई भूल चूक हो गई, कोई यहाँ इनकम दिखाने से रह गई, तो आपको रिवाइज्ड रिटर्न भरना है, और वो है सेक्शन 139
/5 रिवाइज्ड, ये आपको ऑप्शन चूज करना है। चौथा विकल्प दिया है, अगर आपने डिले हुआ है और सरकार ने आपको, डिपार्टमेंट ने आपको परमिशन दी है, तो फिर यह विकल्प आपको लेना है 1192B। इनमें से जो साधारण सभी के लिए जो समय पर रिटर्न भर देते हैं 139 ऑप्शन आपको चूज करना है। अगर आपने रिवाइज्ड लिया है, आप रिवाइज्ड कर रहे हैं अपने रिटर्न को, तो फिर आपको ओरिजिनल रिटर्न की रिसिप्ट नंबर क्या है वो भरना है। आपने ओरिजिनल रिटर्न कौन सी तारीख को फाइल किया था वो डेट भरनी है। उसके कोई यूनिक नंबर है तो नंबर भरने हैं, और कोई सेच डेट ऑर्डर नंबर वगैरह कुछ है तो आपको भरना है। ये सब जनरल इंफॉर्मेशन भरने के बाद अब आपकी इनकम्स के बारे में बात करते हैं। अगला कॉलम आपका आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। पहला ग्रॉस सैलरी, नीचे 3 ऑप्शन दिए, इन तीनों को भरना है और इनकी टोटल अपने आप ही ऑटोमेटिकली इस कॉलम में आ जाएगी। इसमें 3 ऑप्शन, 1 सैलरी, आपको आपके एम्प्लॉयर से क्या क्या सैलरी मिली है उसको आपको यहाँ दिखना है। देन बी में वैल्यू ऑफ परक्यूजेट्स, अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त की है जो सेक्शन 17(2) में टैक्सेबल है, तो उसकी टैक्सेबल अमाउंट यहाँ भरनी है। सी में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सेक्शन 17(3) में अगर कोई आपने वेतन के बदले कोई लाभ प्राप्त किया है तो उसका विवरण यहाँ देना है। इन तीनों की जोड़ ऑटोमेटिकली इस कॉलम में आ जाएगी। देन सेकेंड ऑप्शन, लेस अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। आपको जो विभिन्न प्रकार के अलाउंसेस मिले हैं, अगर वो सेक्शन 10 में टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्टेड हैं, तो उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है। अलाउंस नंबर 1, अलाउंस नंबर 2 और उसकी अमाउंट क्या है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो अलाउंस के नाम आ जाएंगे, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा अलाउंस जिसके लिए आपको छूट लेनी है, उसका नाम यहाँ आपको भरना है। उसके बाद अगर आपके अलाउंस ज़्यादा हैं तो ए ड्रॉ कर दीजिए, नहीं है तो एज यूजुअल चलने दीजिए। अब उसके बाद कॉलम नंबर 3, थर्ड पॉइंट में नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी ऊपर दिया हुआ था, उसके बाद लेस अलाउंसेस माइनस होके अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर अमाउंट आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में वही 1, 2, 3 तरह के आपको डिडक्शंस अवेलेबल है। पहला ए में स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16(1)(a), वो 50,000 रुपये आपको फिक्स है, वेतन से अगर आए तो 50,000 रुपये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन प्राप्त होगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा। सेकंड, एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2) आप कैलकुलेट करके एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका कितना एग्जम्प्टेड है वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पर आप प्रोफेशनल टैक्स की अमाउंट भर दीजिए। देन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, अगले पॉइंट में ये ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेट होके अमाउंट प्राप्त हो जाएगी। अब आइए आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरियां आ गई, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सेकंड हेड आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें आपको दिखाना है आपके हाउस प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, यहाँ आपको नोट करना है। टाइप 2-3 तरह के हो सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम्ड टू बी लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड कौन सा होगा, ऐसा मकान जिसमें आप स्वयं रह रहे हैं, स्वयं उसका उपयोग कर रहे हैं। लेट आउट, ऐसा भवन जो आपने किराए पर उठाया हुआ है, जिससे आपको किराया प्राप्त हो रहा है। डीम्ड लेट आउट, ऐसा भवन जो किराए पर नहीं उठाया हुआ है लेकिन उसे किराए पर उठाया हुआ मान लिया गया है। जैसे किसी व्यक्ति के पास 2 मकान है, दोनों ही स्वयं उपयोग कर रहा है, या एक खाली पड़ा है एक में वो रह रहा है, या दोनों समय समय पर उपयोग करता है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान केवल एक ही हो सकता है। दूसरा,
डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा और उसका अनुमानित किराए के आधार पर उसका टैक्स लगेगा। तो ये सेलेक्ट कर लिया आपने कि कौन सा आपका मकान है। आगे कॉलम में आपको भरना है, आपको ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, आपको कितना रेंट प्राप्त हुआ या कितना प्राप्त होना वाला है या उसकी प्राप्त होने योग्य वैल्यू क्या है। लोकल अथॉरिटीज को आपने क्या टैक्स पे किया है, सेकंड कॉलम में आपको उसको भरना है। थर्ड कॉलम एनुअल वैल्यू, साल भर में आपका किराया के आधार पर वैल्यू क्या बनी वो यहाँ अपने आप आ जाएगा। आपका ग्रॉस रेंट में से टैक्सेस जो आपने घटाए हैं, घटाने के बाद बैलेंस अमाउंट यहाँ आ जाएगी। अगला कॉलम डिडक्शंस के बारे में है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, ये एनुअल वैल्यू का 30% मिलता है। ये अमाउंट ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ शो हो जाएगी। अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने जो मकान बनाया है, मकान लिया है, मकान खरीदा है, उसके लिए लोन लिया है और लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे किया होगा। वो इंटरेस्ट कितना आपने पे किया है उस अमाउंट को यहाँ पर आपको भरना है। यदि मकान आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको इंटरेस्ट का भुगतान मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की रिबेट मिलेगी। अगर आपका रेंटेड है, किराया प्राप्त हो रहा है, तो फिर आप जितना एक्चुअल इंटरेस्ट है वो शो कर सकते हैं। इसी तरह से अगला एरियर या अनरिलीज्ड रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपका कोई पिछला पुराना जो रेंट प्राप्त नहीं हुआ था अभी प्राप्त हुआ है तो उसकी अमाउंट आपको यहाँ भरनी है, लेकिन 30% लेस करने के बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस का है। इस तरह से इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाना है। ये आप ध्यान रखेंगे, जो अपन ने पहले ही बात कर ली थी, आपका केवल एक ही मकान होना चाहिए तभी आप ये ITR 1 भरेंगे, इसलिए इसमें सूचना भी केवल एक ही मकान के बारे में दी हुई है। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपके इनकम सोर्स क्या क्या हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और उसमें आपको दिखाना है। जैसे ये पहला सेलेक्ट किया, क्या क्या इनकम हो सकती है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, अगर है आप इसको सेलेक्ट कर लें और भरते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स अदर देन सेविंग बैंक, वो विवरण इसमें लेना है। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, अगर आपने पिछले सालों में कोई इनकम टैक्स का रिफंड मिला है और अगर रिफंड देर से मिलता है तो सरकार आपको इंटरेस्ट पे करती है, तो वो कितना इंटरेस्ट पे किया है वो आपको इसमें दिखाना है। कि आपको क्या फैमिली पेंशन मिली है, उस अगर हाँ तो उसका विवरण आपको यहाँ दिखाना है। और एनी अदर है तो यहाँ इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया, उसका विवरण अगर कुछ है तो आप यहाँ दे दीजिए और उसका अमाउंट अपने आप यहाँ आप भर देंगे, टोटल अपने आप हो जाएगी। चलिए, इस तरह से ये जो तीनों हेड्स हैं, कौन कौन से, सैलरी, मकान संपत्ति से आय और अन्य साधनों से आय, ये तीनों आपकी जो इनकम है उसका टोटल इस कॉलम में अपने आप आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और अगर आपका नेगेटिव आता है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर अमाउंट अपने आप ही माइनस में शो हो जाएगी। अब उसके बाद टोटल इनकम में से आपको कुछ डिडक्शंस अवेलेबल हैं, छूटें उपलब्ध है, जिसे आप लेके अपना टैक्स कम कर सकते हैं। वो कौन कौन सी है उसका विवरण यहाँ नीचे दिया हुआ है। पहला जैसे दे रखा है उसका विवरण आप इसमें भरेंगे। फर्स्ट सेक्शन 80C। 80C किसके लिए मिलता है, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसमें आपको 80C की छूट मिलती है, उन सब की आप जोड़ कर लें। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 80C में किस किस हेड में आपको छूट मिलती है। जैसे कुछ उदाहरण इन्होंने दिए हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, प्रिंसिपल रिटर्न ऑफ द हाउसिंग लोन, एजुकेशन फीस, ये सब बहुत सारे हेड्स हैं, उन सब की टोटल करके आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। सेकंड सेक्शन 80CCC, पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड। आपने अगर कोई पेंशन फंड क्रिएट करवाया है LIC वगैरह से, तो उसमें क्या पेमेंट किया है उसका विवरण देना है। अगला कॉलम आता है आपका
सेक्शन 80CC(D)(1), ये सेक्शन D(1) है। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के अंतर्गत पेंशन के लिए आपने अपना कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया है। जो कंट्रीब्यूशन आपने पेंशन स्कीम के लिए दिया है, जिसको हम शॉर्ट में एनपीएस कहते हैं, उसके लिए अगर आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसकी अमाउंट आपको यहाँ फिल करनी है। सेक्शन 80CC(D)(1)(B), कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपने अपने पेंशन फंड में एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी दिया है, जिसकी मैक्सिमम अमाउंट 50,000 हो सकती है, अगर आपने वो जमा कराया है, उसमें डिपॉजिट कराया है, तो उस अमाउंट को आपको यहां पर लिख दीजिए। और लिखने के बाद नेक्स्ट 80CC(D)(2), कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके पेंशन फंड में, आपके एनपीएस फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसका विवरण आपको यहां पर देना है। इन तीनों की टोटल आपकी अब ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगी। अलग अलग सेक्शन की अलग अलग टोटल्स आपके सामने इधर शो हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है छूट, सेक्शन 80D। सेक्शन 80D में किस तरह की छूट मिलती है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आपने अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया है, आपने कोई हेल्थ के लिए, मेडिकल के लिए, मेडिक्लेम के लिए कोई प्रीमियम लिया है, तो उसका विवरण आपको यहां पर दिखाना है। अब यहां पर भरने के लिए कोई जगह नहीं है आपकी, कोई ग्रीन कलर वाला नहीं है, इसका मतलब आपकी अमाउंट यहाँ पर दूसरी जगह से आएगी, जिसकी अलग शेड्यूल बनी हुई है सेक्शन 80D के लिए। उसको अगर भरोगे तो ऑटोमेटिकली अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। अगला हेडिंग दिया है सेक्शन 80D, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। 80D में जो छूट अवेलेबल है, कोई डिसेबल, कोई डिपेंडेंट है आपका, जिसको मेडिकल है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपने उसको सहयोग दिया है उसकी डिसेबिलिटी में, तो उसका विवरण, उसकी अमाउंट जो आपने व्यय की है वो यहाँ पर आ जाएगी, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 75,000 रुपये है। और अगर कोई सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपये तक आप फिलअप कर सकते हैं। जब आप यहाँ लाओगे तो उसकी अमाउंट यहाँ आपको इस नोट में दिखाई जाएगी। आगे आता है आपका सेक्शन 80DD। ये भी कुछ स्पेसिफिक जो डिजीज हैं, जो आपके रिलेटिव्स की जो स्पेसिफिक डिजीज है, उसके लिए अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है, कोई खर्च किया है, कोई व्यय किया है, तो उसकी छूट आपको प्राप्त होगी। इसमें देखिए ये बता रखा है 80DD में, मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफाइड डिजीज। अगर स्वयं या डिपेंडेंट है जिसके लिए आपने व्यय किया है, तो 40,000 रुपये तक की आपको इसमें छूट ले सकते हैं। स्वयं या डिपेंडेंट जो सीनियर सिटीजन है, तो फिर वो अमाउंट आपकी मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक की हो सकती है। उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, वो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। छूट प्राप्त करने से पहले हमेशा उस छूट के संबंध में जो कंडीशंस दी हुई है उसको फॉलो करना आवश्यक है। आगे सेक्शन 80E, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने अपनी हायर एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है और इसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, तो उसका विवरण आपको यहाँ पर दिखाना है। आगे सेक्शन 80EE, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी जिसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, उसमें आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो आपको EE के अंतर्गत, EE के अंतर्गत छूट प्राप्त होगी। उसका विवरण आपको यहाँ देना है। इसी तरह से सेक्शन 80EB, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज किया है तो उसके संबंध में जो नियमानुसार छूट है वो आपको यहाँ दिखानी है। सेक्शन 80G, डोनेशंस, डोनेशन टू सर्टेन फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इत्यादि। अगर आपने इन इंस्टीट्यूशंस को, फंड को डोनेशन दिया है, तो उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है।
सेक्शन 80G में छूट प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ इसको आप नहीं दिखाएंगे, इसकी अलग शेड्यूल है। उस शेड्यूल को जब आप भरेंगे तो वो अमाउंट ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। सेक्शन 80G रेंट पेड। अगर इस सेक्शन के अंतर्गत आपने रेंट पे किया है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो विवरण आपको उस अमाउंट को यहाँ दिखाना है। ये रेंट की छूट जो आपको मिल रही है, आपने कोई रेंट पे किया, उसकी छूट मिल रही है, उसके लिए कंडीशन, एक सामान्य कंडीशन ये है कि अगर आपको एम्प्लॉयर से कोई हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है तो इसके अंतर्गत आप छूट ले सकते हैं। उसकी भी कुछ कंडीशन है, वो पूरी होनी आवश्यक है। इसी तरह से आगे आपको दिखाया है सेक्शन 80GA सर्टेन डोनेशंस टू साइंटिफिक रिसर्च। अगर है तो आपको इसमें भरना है। फिर सेक्शन 80GC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है तो उसका विवरण आपको, उसकी अमाउंट यहाँ भरनी है। सेक्शन 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, अर्थात आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो ये छूट आपको मिलेगी सेक्शन 80TTA। किस बात की छूट है ये? आपके जो बचत खाते में बैंक आपको जो ब्याज देता है उसकी छूट आपको यहाँ पर प्राप्त होगी, और उसकी मैक्सिमम लिमिट है आपकी 10,000 रुपये। डोनेशन डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80TTA शैल बी अलाउड फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इसमें दिखाया हुआ है, मैक्सिमम 10,000 रुपीज। जो आपकी जो इंटरेस्ट है वो यहाँ दिखा दीजिए। एलिजिबल अमाउंट जो 10,000 है वो अपने आप यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं आपको एक बार भर के बताता हूँ। ये आपकी एलिजिबल अमाउंट, यहाँ 10,000 भरोगे तो उधर 10,000 आ जाएगा। एलिजिबल अमाउंट अगर आपकी आपने इंटरेस्ट 15,000 लिखा है, 15,000 भरेंगे तो इधर आपकी अमाउंट 10,000 आएगी, जो मैक्सिमम लिमिट है। अगला सेक्शन है 80TB इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन केस ऑफ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और बैंक से कोई ब्याज मिल रहा है तो वो ब्याज अमाउंट को आपको यहाँ पर भरना है। जितने भी ब्याज मिल रहा है आपको वो यहाँ भर दीजिए। एलिजिबल अमाउंट जो होगी वो आपको इस कॉलम में अपने आप सॉफ्टवेयर ले लेगा। मैक्सिमम 50,000 रुपए तक की आपको इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ दोनों में ध्यान रखना है, 80TTA केवल सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज की छूट मिल रही है, और ये छूट 60 साल से कम व्यक्ति को प्राप्त है। TTB सभी तरह के बैंक से सभी तरह के ब्याज की छूट मिलती है, चाहे वो सेविंग बैंक से हो चाहे फिक्स डिपॉजिट से हो, और उसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपए तक छूट मिलती है, और ये केवल सीनियर सिटीजन्स को प्राप्त है। अगली छूट है सेक्शन 80U इन केस ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबल पर्सन है, हैंडीकैप है, दिव्यांग है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको भरना है। ये विकलांगता डिसेबिलिटी खुद की होनी चाहिए, सामान्य डिसेबिलिटी है या सीवियर डिसेबिलिटी है, दोनों के लिए अलग अलग नियम है। जब आप इसको भरोगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा। सामान्य डिसेबिलिटी है तो 75,000 रुपये तक की आपको स्टैंडर्ड छूट है, वो आप 75,000 यहाँ भर दीजिए। अगर आप सीवियर डिसेबिलिटी है तो फिर 1,25,000 रुपये की आपको छूट मिलेगी। अगला कॉलम टोटल डिडक्शंस। जो सेक्शन 80 के डिडक्शंस है जिसके बारे में विवरण अपन ने बात करी थी, सेक्शन 80C से लेके 80U तक जो एक इंडिविजुअल को, रेजिडेंट को छूट अवेलेबल है, उसका विवरण अपन ने ऊपर भरा है। इन सब की टोटल को इस कॉलम 6 के अंतर्गत आ जाएगी, और ये छूटें आपको यहाँ दिखानी है। उसके बाद कॉलम 7 टोटल इनकम, जो पहले हमने कॉलम 4 में ग्रॉस इनकम भरी थी, निकाली थी, उसमें से कॉलम 6 के टोटल डिडक्शंस घटा देंगे तो बैलेंस बचेगा, वो आपका टोटल इनकम कहलाएगा। अब
नेक्स्ट, ये सब भरने के बाद आपकी एग्जेम्प्ट इनकम कौन कौन सी है उसका विवरण आपको यहां पर दिखाना है। ये इनकम टैक्सेबल नहीं है, टैक्स इस पर नहीं लगेगा, केवल रिपोर्टिंग के पर्पज से यहाँ आपको शो करना है। जब इसको आप खोलोगे तो आपकी किस किस तरह की एग्जेम्प्ट इनकम हो सकती है उसका सारा विवरण यहाँ आ जाएगा। जो इनकम है उसको सेलेक्ट करिए, उसकी अमाउंट भरिए। अगर 2 तरह की है तो 2 भर दीजिए, ज्यादा है तो 8 ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से अगले कॉलम में ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगी आपकी टोटल एग्जेम्प्ट इनकम कितनी है। अब आइए नेक्स्ट, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। आपका जो टोटल इनकम है जिस पर आपको टैक्स देना है उसका विवरण यहाँ पर आएगा और ये अमाउंट ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपका ले लेगा। अगला रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसके अंतर्गत जो आपकी, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, 5 लाख या उससे कम है, तो आपको सेक्शन 87A की छूट मिलेगी। वो नियम अनुसार आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब टैक्स आफ्टर रिबेट, आपकी जो टोटल टैक्स है उसमें से जो रिबेट है माइनस कर दीजिए, बैलेंस ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर ले लेगा। इस टैक्स पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% की रेट से जो टोटल टैक्स का है उसका 4% आपका सॉफ्टवेयर अपने आप डाल देगा। नेक्स्ट, टोटल टैक्स एंड सेस, ये सेस और मिला के आपको क्या पे करना है उसका विवरण इसमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अगर आपकी पिछले सालों की कोई इनकम गत वर्ष में प्राप्त हुई है या फ्यूचर की कोई इनकम गत वर्ष में एडवांस में प्राप्त हो गई है तो सेक्शन 89(10)E के अंतर्गत आप इसका रिलीफ क्लेम कर सकते हैं और वो रिलीफ की अमाउंट आपको यहाँ भरनी है। 10E और इसकी रिलीफ कैसे होती है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अलग से अपन डिस्कस करेंगे। बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ, रिलीफ के बाद आपका टैक्स कितना बच रहा है वो विवरण यहाँ अब ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगा। अब 3-4 तरह के आपके इंटरेस्ट लगते हैं, इंटरेस्ट सेक्शन 234A, B, C और फीस अंडर सेक्शन 234F। अगर आपने टैक्स लेट जमा कराया है, क्वार्टरली टाइम पे जमा नहीं कराया है, तो इन सब के सेक्शंस के अंतर्गत आपका इंटरेस्ट चुकाना होगा। ITR लेट फाइन कर रहे हैं तो उसकी फीस आपको पे करनी होगी। तो ये विवरण सब आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम 16, टोटल इंटरेस्ट फीस पेबल अमाउंट ही आ जाएगी। 17, टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट, टैक्स इंटरेस्ट फीस इत्यादि जो कुछ भी है आपको कुल मिला के कितना पे करना है वो कॉलम 17 में आपको दिखाया जाएगा। ये है इसका मेन पार्ट। अब आपको हमने कहा था बहुत सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड ये होगी, उसके लिए अलग अलग शेड्यूल्स हैं, TDS शेड्यूल, TCS शेड्यूल, टैक्स पेड, वेरिफिकेशन, ये सब शेड्यूल्स इसको आप फिलअप करना होगा, तब आपका ये रिटर्न कंप्लीट होगा। इनके बारे में हम अलग से अगले लेक्चर में इसका विवरण देंगे।